इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शब्द भेद पढ़ेंगे कि हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है और इन सभी आधारों के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण है आपका उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप प्रयोग और व्याकरण के विवेचन के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। अगर हम पहला देखें स्रोत या इतिहास के आधार पर, तो शब्द के 5 प्रकार होते हैं। पहला है आपका तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज या फिर देसी, चौथा है आपका विदेशज, विदेशी या फिर आगत, और पांचवा होता है आपका संकर। ये सभी स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द का वर्गीकरण है। चलिए हम पहला देखते हैं कि तत्सम किसे कहा जाता है। तत्सम दो शब्द तत् प्लस सम से बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से सीधे आए हुए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। अर्थात अगर आप कहीं पर भी हिंदी में संस्कृत का शब्द देखेंगे तो वह एक प्रकार का तत्सम शब्द है। जैसे उदाहरण देखिए, अग्नि, वायु, माता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। ये सभी संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, इस कारण इसे तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव दो शब्द तत् प्लस भव से बना है, जिसका अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर जो नए शब्द बने हैं उसे ही आपका तद्भव शब्द कहा जाता है। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से गुजरते हुए उनका जो स्वरूप है, उनकी बनावट बदल गई है। जैसे यहाँ पर देखिए, उज्ज्वल का होता है आपका उजला, कर्पूर का होता है आपका कपूर। यहाँ पर प्राचीन समय में जो संस्कृत भाषा का शब्द है, वो इन सभी स्थितियों से गुजरने के बाद उसका स्वरूप में परिवर्तन हो गया और उसके बाद ये नया स्वरूप बना उजला, जो कि एक प्रकार का तद्भव शब्द है। अगला है देशज या फिर देसी। देशज दो शब्द देश प्लस ज से बना है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा, अर्थात क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बदलकर प्रचलित हो गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे तेंदुआ, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ये सभी देशज भाषा के शब्द हैं। परीक्षा में इससे सीधे पूछा जाता है। ये आपका सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न है कि तेंदुआ निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है। इसके अलावा एक कबड्डी शब्द पूछा जाता है। तो ये सभी देशज भाषा के शब्द हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। परीक्षा में इससे सीधे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज भाषा का शब्द है, या फिर आपको कोई एक एग्जाम्पल दिया रहेगा कि पगड़ी किस भाषा का शब्द है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको याद रखना है कि जो पगड़ी है वह देशज शब्द है। अगला है आपका विदेशज, विदेशी या फिर आगत। विदेशज जैसा आपको नाम से प्रतीत हो रहा है, यह दो शब्द विदेश प्लस ज से बना है, अर्थात इसका अर्थ होता है आप विदेश में जन्मा। आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ, अर्थात विदेश से जो भी शब्द भारत में आए हैं और वे प्रयोग में होते हैं, तो वे सभी शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो कि विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं, और अन्य देशों की भाषा से आए हुए शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऑर्डर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कंपनी, क्रिकेट इत्यादि। इसके अलावा आपका अरबी फारसी भाषा के शब्द भी, तुर्की भाषा के शब्द, ये सभी विदेशज या फिर विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विदेशी भाषा के शब्द। ये परीक्षा में आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे अरबी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं अदालत, औरत, किस्मत, कब्र, किताब, जिस्म, तारीख, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। वहीं फारसी भाषा के शब्दों में उम्मीद, उस्ताद, कारीगर, खुदा, चादर, मकान, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। वहीं तुर्की भाषा के शब्दों में उर्दू, चाकू, ली, चम्मच, बेगम, बारूद, बीबी। यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। आपका बारूद एक महत्वपूर्ण है और उर्दू, यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर आप अरबी भाषा के शब्द में देखें तो यहाँ पर जो औरत है वो पूछा जाता है कि औरत किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा इन सभी शब्दों को कि ये किस भाषा के शब्द हैं। अगला है संकर शब्द।
जो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने होते हैं और उससे आपका नया शब्द बनता है, उसे संकर शब्द कहा जाता है। संकर शब्द जैसे छाया प्लस दार से बना है आपका छायादार, यह दो अलग अलग भाषा के शब्द हैं। वहीं पान प्लस दान से बना है पानदान। रेल प्लस गाड़ी से बना है रेलगाड़ी। यहाँ पर रेल जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जब गाड़ी आपका दूसरा भाषा का शब्द है। तो इन दोनों के मेल से बना है रेलगाड़ी और इसे ही संकर शब्द कहा जाता है। अगला है सील प्लस बंद, तो इससे बनेगा आपका सीलबंद। अगला हम देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। ये परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का सार्थक खंड संभव न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बना हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका चावल, अगर इसका आप खंड करोगे तो यह बनेगा चा प्लस वल। ये दोनों जो है आपका निरर्थक शब्द है, इस कारण इसका खंड संभव नहीं है, तो ये आपका रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका यौगिक। यौगिक मतलब होता है मेल से बना हुआ। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, और सामाजिक, समाज प्लस इक। यह 2 शब्दों से बना है और दोनों का आपका सार्थक अर्थ होता है, इस कारण इसे यौगिक शब्द कहा जाता है। और अगला है आपका योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिसका अर्थ रूढ़ हो जाता है, अर्थात इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, पीताम्बर, जलज, लंबोदर। ये सामान्य अर्थ प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आप जो भी उदाहरण पढ़ोगे वे सभी आपके योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह स्वयं को प्रतीत न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पर पीताम्बर का सामान्य अर्थ होता है पीला वस्त्र, किंतु यह विशेष अर्थों में श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं लंबोदर जो है लंबा है उदर जिसका, तो यह जो है विशेष अर्थों में गणेश भगवान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वहीं जो जलज है वह है जल में जन्मा, आपका उदाहरण होगा कमल, उसके लिए यह प्रयुक्त होता है। तो ये हुआ आपका शब्द और शब्दों का किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।